चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज रोटेशनल मोशन या फिर रिजिड बॉडी डायनामिक्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आरबीडी भी कहते हैं। ये एक तरह से मैकेनिक्स का वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट टॉपिक है। मैकेनिक्स का नहीं बल्कि जेई मेन और जेई एडवांस के पूरे करिकुलम में मेरे ख्याल से तीनों सब्जेक्ट मिलाकर सारे के सारे जितने टॉपिक होंगे मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट टॉपिक सब में से ये है। हालांकि मैथमेटिक्स में भी इस लेवल के टफ चैप्टर्स होते हैं, बट उनके अंदर जो मोस्टली कॉन्सेप्ट होते हैं वो सिर्फ उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट ही होते हैं। ये चैप्टर ऐसा है जिसके अंदर मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, मतलब जो मैकेनिक्स हमने आरबीडी चैप्टर से पहले पढ़ी थी वो कॉन्सेप्ट्स वो बातें भी यहाँ पर उतनी ही काम आती हैं। तो इस कारण से ये चैप्टर थोड़ा सा बाकी चैप्टर्स के मुकाबले थोड़ा सा टफ है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मतलब जो इसकी जो टफनेस है इस पर मैं इतना एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ कि कोई बच्चा बिल्कुल ऐसे मतलब लेथार्जिक ना रहे कि हाँ बिल्कुल आराम से बैठे हैं, आलती पालती मार रहे हैं और फिर लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। आप बहुत ही कोशिश रहोगे, फोकस्ड रहोगे, इंटेंस रहोगे, तभी जाके ये चैप्टर आपको समझ में आएगा। साथ ही साथ इस चैप्टर के जितने सवाल आप करोगे उतना ही आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही बरती तो ये मान लीजिए कि चीज़ें हो सकता है कि आपको उतने बढ़िया तरीके से ना समझ में आए, हो सकता है कि आपको ये चैप्टर से नफरत भी हो। किसी भी चैप्टर से प्यार और नफरत तो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना कम या कितना ज़्यादा समय देते हो रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। सबसे पहले हम एक बार रिजिड बॉडी को डिफाइन कर रहे हैं कि एक्चुअली रिजिड बॉडी क्या है। ऐसी कोई बॉडी जिसकी शेप, साइज, ज्योमेट्री फिक्स हो। ऐसी कोई बॉडी जिसकी शेप, साइज, ज्योमेट्री फिक्स हो, उस बॉडी को बेटा हम रिजिड बॉडी कहें। शेप, साइज, ज्योमेट्री में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आना चाहिए। हालांकि मैं इस बात को एक मैथमेटिकली तरीके से और बोल सकता हूं। सुनना, मान लीजिए कि आपके पास ये कोई रिजिड बॉडी है। मान लीजिए बेटा मेरे पास ये कोई रिजिड बॉडी है और इस रिजिड बॉडी के अंदर आप कोई से भी रैंडमली दो पॉइंट ले लीजिए, कोई से भी दो पॉइंट ले लीजिए। लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, लेट्स से दिस पॉइंट इज बी। ठीक है, और ए और बी के बीच का जो सेपरेशन है उसको एक बार के लिए आर बोल दीजिए। अगर ये बॉडी रिजिड है तो ए और बी के बीच का जो सेपरेशन, जिसे मैंने आर से रिप्रेजेंट कर रखा है, ये आर जो होगा ये हमेशा फिक्स रहेगा। भले ये बॉडी भाग जाए, घूमने लग जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ए और बी के बीच का जो सेपरेशन है वो हमेशा फिक्स रहना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ तभी मैं ऐसा कह पाऊंगा कि ये बॉडी रिजिड है। तो दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकता हूं कि रिजिड बॉडी के किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो सेपरेशन है वो हमेशा 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 फिक्स रहेगा। तो लिखना चाहो तो इस बात को लिख सकते हो बेटा, separation between any pair of points on a rigid body must be constant. Must be constant. ठीक है बच्चों, समझ गए? आगे चलते। अब एक बात और, अब जब मैंने ऐसा कहा कि रिजिड बॉडी के अंदर एक पॉइंट और दो पॉइंट के बीच में हमेशा सेपरेशन फिक्स रहेगा, तो इसका मतलब ये रहा कि ए और बी के बीच में या तो रिलेटिव मोशन है ही नहीं, और अगर रिलेटिव मोशन है तो जो भी रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो हमेशा दोनों को जोड़ने वाली लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। सही क्या बोल दिया आपने? चलो मैं अगले पेज पे समझाता हूं। मान लो कि मेरे पास बेटा ये कोई रिजिड बॉडी है। मैंने यहां पर इस रिजिड बॉडी पे कोई दो पॉइंट ले लिए। लेट्स से एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है आपके पास बी, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन आपके पास है आर, जिसे मैं कह रहा हूं कि फिक्स है। ये ए और बी के बीच का सेपरेशन फिक्स सिर्फ दो ही केस में रह सकता है। पहला केस तो ये है कि ए के रेस्पेक्ट में बी के पास कोई वेलोसिटी हो ही नहीं, मतलब बी इज एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू ए।
मतलब वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए जो है वो 0। या तो ये केस होगा या फिर एक केस और हो सकता है मेरे बच्चों ने सोच भी लिया हो कि ए के रेस्पेक्ट में बी के पास जो वेलोसिटी है वो दोनों को जोड़ने वाली लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो। क्योंकि अगर ए के रेस्पेक्ट में बी के पास जो वेलोसिटी है वो दोनों को जोड़ने वाली लाइन के अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी तो ना तो कोई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है ना ही वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है। तो सेपरेशन तो आपका फिक्स रहेगा। तो दूसरा केस क्या है कि बी इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन अबाउट ए। दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकता हूं कि बी के पास जो वेलोसिटी है ए के रेस्पेक्ट में वो दोनों को जोड़ने वाली जो लाइन है उसके परपेंडिकुलर होगा। तो इसका मतलब किसी रिजिड बॉडी के अंदर या तो पार्टिकल्स एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे रहेंगे या फिर पार्टिकल्स एक दूसरे के रेस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन करेंगे और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। Either particles will be at rest with respect to each other or they will be performing circular motion about each other। तो मैं लिखना चाहूँ थोड़ा इस बात को एक दूसरे शब्दों में ऐसे लिख सकता हूँ कि in a rigid body either particles, बेटा कौन से particles जो बॉडी पर है, either particles are at rest with respect to each other or they are performing circular motion about each other। ठीक है प्यारे बच्चों, याद रहेगी मेरी बात। चलिए एक और पॉइंट आगे चलते हैं बेटा। इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं एक आपसे छोटा सा सवाल, अच्छा मैं एक बात तो बोलना भूली क्या, हालांकि मैं ना बोलता तब भी चल जाता। अगर ए के रेस्पेक्ट में बी के पास वेलोसिटी है ऐसे और दोनों के बीच में जोड़ने वाली जो लाइन है बेटा उसकी लेंथ अगर है आर, तो हम यहाँ पर एक ओमेगा डिफाइन कर सकते हैं। मेरे बच्चों को शायद याद भी होगा कि ये जो ओमेगा होगा दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। हालांकि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए का हम परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट लेते हैं, लेकिन यहाँ पर तो सारे वेलोसिटी दोनों को जोड़ने वाले इनके परपेंडिकुलर ही होगी, डिवाइड बाई यहाँ से तक का सेपरेशन। बट दिस इज ऑल्सो नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। इसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इट मेक सेंस। आगे चले। अब एक छोटा सा पॉइंट सवाल है, सिंपल सा, और वो भी ऐसा सवाल जो हमने पहले काइनेमेटिक्स में कभी न कभी देख रखा है। ये एक रिजिड बॉडी है और रिजिड बॉडी के अंदर मैंने दो पार्टिकल ले रखे हैं ए और बी, उन दोनों के बीच का सेपरेशन दे रखा है आर। दोनों को जोड़ने वाली लाइन से θ1 एंगल पर ए के पास वेलोसिटी है v1, दोनों को जोड़ने वाली लाइन से एंगल θ2 पर बड़ा वेलोसिटी है v2। ठीक है, मेरा सवाल ये कि फाइंड रिलेशन बिटवीन v1 v2 θ1 θ2। v1 v2 θ1 θ2 के बीच में क्या रिलेशन होगा? मुझे पता है कि ए और बी के बीच सेपरेशन ना तो घटना चाहिए ना बढ़ना चाहिए। शायद इस फैक्ट से मेरे पास v1 v2 θ1 θ2 के बीच कोई रिलेशन आ जाए। आप बोलोगे सर आ जाएगा। v1 के दो कंपोनेंट हैं, इधर वाला कंपोनेंट होगा v1 cos θ1 और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा v1 sin θ1। v2 के दो कंपोनेंट होंगे, इधर की तरफ आएगा v2 cos θ2, इधर की तरफ आएगा v2 sin θ2। अगर r सेपरेशन ना घटना चाहिए ना बढ़ना चाहिए तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बराबर होनी चाहिए। दोनों को जोड़ने वाले लाइन के लॉन्ग दोनों के पास बड़ा वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? सेम। तो मेरे पास रिलेशन आएगा v1 cos θ1 शुड बी इक्वल टू v2 cos θ2। चलो इसी बात को हम एक तरीके से और सोचते हैं। बी वाले पॉइंट को देखते हैं ए के रेस्पेक्ट में।
जिसकी भी रेस्पेक्ट में देखते हैं हम उसकी वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ते हैं। आई होप यू रिमेंबर दैट। तो हमें सिचुएशन कुछ ऐसी नजर आएगी। ये रहा आपका ए, यहां कहीं बड़ा ये रहा आपके पास बी, और ये है आर। बी के पास वेलोसिटी इस तरफ है v2 cos थीटा। मैं एक ही रेस्पेक्ट में देखना चाह रहा हूं सब कुछ। अगर एक ही रेस्पेक्ट में देखना चाह रहे हो तो इसकी वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो। v2 cos थीटा 2 v1 cos थीटा 1, तो इधर की तरफ नेट वेलोसिटी आ गई है v2 cos थीटा 2 माइनस v1 cos थीटा 1। इसके पास खुद के पास इधर की तरफ वेलोसिटी थी v2 sin थीटा 2। अगर मुझे एक ही रेस्पेक्ट में अगर वेलोसिटी निकालनी है तो एक ही वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो। एक के पास इधर की तरफ वेलोसिटी थी v1 sin थीटा 1, उसको उल्टा करके जोड़ा तो इधर की तरफ वेलोसिटी आ गई है v2 sin थीटा 2 प्लस v1 sin थीटा 1। अब तुम जानते हो कि एक ही रेस्पेक्ट में b के पास ये जो वेलोसिटीज हैं, इसमें से ये वाली जो वेलोसिटी जो लाइन के अलोंग है, इसका काम होता है r को बढ़ाना या घटाना। बाहर की तरफ होती तो बढ़ाती है, अंदर की तरफ होती तो घटाती है। आई होप यू डू रिमेंबर दैट। जिसे हम वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या फिर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोला करते थे। लेकिन मेरे बच्चे बोलेंगे सर r तो हमारा फिक्स है, और r अगर फिक्स है तो ये वाली वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? 0। वही रिलेशन आ गया, v2 cos थीटा 2 इज इक्वल्स टू v1 cos थीटा 1। आगे चलिए बेटा, दूसरा सवाल क्या है? फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विद रेस्पेक्ट टू ए। पॉइंट बी की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी ए के रेस्पेक्ट में? सोचते हैं बेटा, ए के रेस्पेक्ट में बी जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। कौन सी वेलोसिटी कारण? इस वेलोसिटी कारण। तो ओमेगा आएगा ऐसे। इस ओमेगा को हम ऐसे लिख सकते हैं, दोनों को जोड़ने वाली लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है, दैट इज v2 sin थीटा 2 प्लस v1 sin थीटा 1 डिवाइड बाई यहां से तक का सेपरेशन, दैट कम्स आउट टू बी r। ये हमारा आ गया ओमेगा। हालांकि मैं सर्कुलर मोशन में तुम्हें एक चीज प्रूव कर चुका हूं कि जो एंगुलर वेलोसिटी b की a के रेस्पेक्ट में होगी वही एंगुलर वेलोसिटी a की b के रेस्पेक्ट में होगी। भाई a के रेस्पेक्ट में अगर b सर्कुलर मोशन कर रहा है तो b के रेस्पेक्ट में a भी सर्कुलर मोशन कर रहा है विद सेम ओमेगा। ठीक है, वापस से मेरे ख्याल से इस बात को निकालने की जरूरत है नहीं। ठीक है, चलिए बच्चों, एक छोटा सा पॉइंट और बहुत ही प्यारा सा पॉइंट है, मैं उस पॉइंट को प्रूव कर रहा हूं। ठीक है, हालांकि हम उसको याद रखेंगे लेकिन मैं शुरुआत में उसको प्रूव कर रहा हूं। हाँ बेटा, पॉइंट ये है कि किसी रिजिड बॉडी के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एंगुलर वेलोसिटी होगी और उस रिजिड बॉडी के सारे पार्टिकल हर दूसरे पार्टिकल के रेस्पेक्ट में उसी एंगुलर वेलोसिटी से घूमेंगे। सर ये क्या बोल दिया, समझाता हूं। मान लीजिए कि बेटा आपके पास 3 पॉइंट हैं, तीनों रिजिड बॉडी पर बेटा 3 पॉइंट हैं, और ये तीनों पॉइंट जो हैं वो किसी ट्रायंगल की वर्टिसेस पे हैं। ऑफ कोर्स ये बेटा मेरे पास पॉइंट है ए, ये पॉइंट है मेरे पास बी, और ये मेरे पास पॉइंट है सी। ठीक है, मान लेते हैं कि ये वाला जो एंगल है ये है थीटा। एक ही रेस्पेक्ट में बी मान लो कि किसी न किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 से रोटेट कर रही है। एक ही रेस्पेक्ट में सी मैं मान लेता हूं कि किसी न किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 से रोटेट कर रही है। ठीक है, अब मैं इस बात को जानता हूं कि ए बी जो डिस्टेंस है वो फिक्स है। रिजिड बॉडी डेफिनेशन ही है कि किसी भी 2 पॉइंट के बीच में सेपरेशन ना घटना चाहिए ना बढ़ना चाहिए। तो ए से सी तक की डिस्टेंस भी फिक्स है, तो बी से सी तक की डिस्टेंस भी फिक्स है। ट्रायंगल की अगर सारी साइड्स की लेंथ अगर फिक्स है तो इसका मतलब एंगल थीटा भी फिक्स है। इसका मतलब एंगल थीटा जो है वो फिक्स है, मतलब एंगल थीटा जो है वो समय के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल थीटा बेटा क्या होना चाहिए? 0। अब जरा दिमाग लगाओ कि एंगल थीटा के बढ़ने का कारण कौन हो सकता है? आप बोलोगे सर अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ओमेगा 1 के कारण तो एंगल थीटा बढ़ना चाहिए और ओमेगा 2 के कारण एंगल थीटा घटना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे है, ये एंगल थीटा को घटाएगा, ये एंगल थीटा को बढ़ाएगा। तो डी थीटा अपॉन डी टी जो है इट शुड बी इक्वल टू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2।
इससे पहले प्लस और इससे पहले माइनस क्यों लगा? क्योंकि ओमेगा 1 बढ़ने की दर है और ओमेगा 2 घटने की दर है। लेकिन हम जानते हैं कि थीटा समय के साथ चेंज नहीं होगा, सो इट शुड बी इक्वल टू 0। तो मेरे पास आ गया ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू ओमेगा 2। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इसका मतलब पूरी की पूरी रिजिड बॉडी के सारे पार्टिकल्स होंगे वो सेम एंगुलर वेलोसिटी से मूव करेंगे विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। एक रिजिड बॉडी के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ओमेगा होगा और उसी ओमेगा से उस रिजिड बॉडी के सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मूव करेंगे। और जो कहानी ओमेगा की है वही कहानी अल्फा की है। अल्फा, अरे एंगुलर एक्सेलरेशन भूल गए क्या? चलिए मैं इस बात को लिखता हूं। ए रिजिड बॉडी have only one angular velocity and all the particles on it are performing circular motion, ठीक है, about each other with same angular velocity। और जो कहानी बेटा एंगुलर वेलोसिटी की वही कहानी एंगुलर एक्सेलरेशन की भी है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बोलता हूं, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूं, मान लो बेटा मेरे पास ये कोई रिजिड बॉडी है ऐसे, और मैं ऐसे कह दूं कि इस रिजिड बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास ये वाला पॉइंट है ए और ये वाला पॉइंट है बी और ये ए और बी को जोड़ने वाला लाइन है, तो ए और बी को जोड़ने वाले जो लाइन है उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी ओमेगा ही है। अगर मेरे पास यहां कहीं कोई पॉइंट है सी और यहां कहीं पॉइंट है डी, तो सी और डी को जोड़ने वाले जो लाइन है उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी ओमेगा ही है। चलिए एक एग्जांपल और लेता हूं। मान लीजिए बेटा मेरे पास कोई ना कोई रिजिड बॉडी है ऐसे और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा, ठीक है, याद है ना एंगुलर एक्सेलरेशन। और मेरे पास लेट से कोई दो पॉइंट है ऐसे, ये रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट बी। तो ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में ए बी पॉइंट के पास कोई ना कोई एंगुलर एक्सेलरेशन होगा एंड दैट एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी सेम एज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ एंटायर बॉडी। सबके पास सेम होगा। मैंने अगर कोई दो पॉइंट ले लिया बेटा ऐसे, मान लीजिए मेरे पास ये वाला पॉइंट है सी, ये वाला पॉइंट है डी, तो सी और डी को जोड़ने वाले जो लाइन है उसका एंगुलर एक्सेलरेशन भी अल्फा ही होगा। अगर मैंने कोई पॉइंट ले लिया बेटा ऐसे, लेट्स से ई और ये आ गया लेट्स से एफ, तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन भी अल्फा है। तो पूरी एक रिजिड बॉडी के पास सिर्फ और सिर्फ एक ओमेगा होगा और उस रिजिड बॉडी के सारे पार्टिकल हर दूसरे के रेस्पेक्ट में उसी ओमेगा से रोटेट करेंगे। पूरी रिजिड बॉडी के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्फा होगा और सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के रेस्पेक्ट में उसी अल्फा से रोटेट करेंगे। मैं इस बात को और बेटर तरीके से भी बड़ा फील करा सकता हूं, लेकिन अगर इतनी सी बात याद रख लेना तब भी तुम्हारा काम चल जाएगा। फीलिंग अलग बात है। फीलिंग तो ऑफकोर्स बड़ा जो ऊपर के 200-300 रैंक वाला जो बच्चा होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट के पीछे नहीं जाता है कि स्टेटमेंट क्या है। बाकी बच्चे तो स्टेटमेंट याद रख कर भी अच्छे से अच्छी रैंक निकाल सकते हैं, लेकिन ऊपर के 200-300 रैंक वाला जो बच्चा होता है ना, उसको तो हर बात गहराई से जाननी होती है। तो उस बच्चे के लिए मैं दो एग्जाम्पल और लेता हूँ जिससे उसको और बेटर तरीके से फील आए, ठीक है। और किसी बच्चे को लगे कि सर क्या छोटी सी बात को लेकर आप इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो बच्चा बड़ा वो या इस स्टेटमेंट को याद करके भी आगे मूव ऑन कर सकता है। बड़ा मेरे पास ये एक डिस्क है, इस डिस्क का बेटा ये सेंटर है जिसको मैंने सी बोल दिया है। सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर बेटा पॉइंट है ए और इसके पेरीफेरी पे मतलब सर्कमफेरेंस पे एक पॉइंट है बी। बड़ा ये डिस्टेंस आपके पास कैपिटल आर है, मतलब रेडियस ऑफ डिस्क, ठीक है बेटा। पूरी डिस्क के पास एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, डिस्क के पास एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। अब एक छोटी सी चीज देखना, ये जो सी वाला पॉइंट है ये बेटा आपका फिक्स है। अगर ये वाला पॉइंट फिक्स है तो ए वाले पॉइंट के पास वेलोसिटी होगी ऐसे और ए वाले पॉइंट के पास वेलोसिटी होगी सी और ए को जोड़ने वाली लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और उसकी वेलोसिटी होगी ओमेगा इंटू यहां से यहां तक की डिस्टेंस।
सी के रेस्पेक्ट में ए का मोशन सर्कुलर है। उसी तरह से सी के रेस्पेक्ट में बी का मोशन भी सर्कुलर है। बी के पास वेलोसिटी थोड़ी सी ज्यादा होगी, दैट विल बी ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय सेंटर से यहां तक के डिस्टेंस, बटा डिस्टेंस है कैपिटल आर। लेकिन मैं कुछ और कह रहा हूं, सी के रेस्पेक्ट में ए का मोशन सर्कुलर है, सही बात है। सी के रेस्पेक्ट में बी का मोशन सर्कुलर है, सही बात है। मैं कह रहा हूं कि ए के रेस्पेक्ट में बी का मोशन भी सर्कुलर है और सेम ओमेगा, सेम ओमेगा। भरोसा नहीं है, करके दिखाता हूं तुम लोगों को। एक काम कीजिए बेटा, इस ए और बी को आराम से देखिए। ये रहा आपका ए, ये रहा आपका बी। दोनों के बीच सेपरेशन बेटा कितना हो गया? कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। कैपिटल आर ये, स्मॉल आर ये, तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल। ए के पास मेरे प्यारे बच्चों वेलोसिटी है इस तरफ ओमेगा इंटू आर, बी के पास बड़ा वेलोसिटी है इस तरफ ओमेगा इंटू कैपिटल आर। मैं कह रहा हूं कि ए के रेस्पेक्ट बी का मोशन सर्कुलर है, चेक कर लो। तो एक काम करते हैं, ए के रेस्पेक्ट में जज करते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू ए जज करते हैं। बेटा विथ रेस्पेक्ट टू अगर ए जज करोगे तो ए तो आ गया रेस्ट पे, जिसके भी रेस्पेक्ट में देखते हो वो तो आ गया रेस्ट पे, तो ए तो आ गया रेस्ट पे। ये रहा बी। बी के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी आएगी। बी के पास कितनी वेलोसिटी आएगी? बी के पास जो वेलोसिटी है उसके अंदर एक ही वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो। यही तो रिलेटिव वेलोसिटी का फंडा है बेटा। तो ओमेगा इंटू कैपिटल आर इस तरफ और ओमेगा इंटू स्मॉल आर इस तरफ, तो इधर की तरफ नेट वेलोसिटी आ गई ओमेगा इंटू कैपिटल आर माइनस ओमेगा इंटू स्मॉल आर, दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर माइनस आर। ए के रेस्पेक्ट में बी के पास जो वेलोसिटी है वो ये है और दोनों को जोड़ने वाला लाइन के परपेंडिकुलर है। ये तुम्हारी एक्सपेक्टेशन थी। एंड दिस इज ऑफ कोर्स वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। और दोनों के बीच सेपरेशन मेरे प्यारे बच्चों कितना है? आर माइनस आर। मैं कह रहा हूं कि ए के रेस्पेक्ट में बी का मोशन है सर्कुलर। काश मैं ये वाला ओमेगा निकाल पाता। मैंने इसको ओमेगा डैश बोल दिया, पता नहीं ओमेगा के बराबर है या नहीं है। हालांकि हमें पता है कि ओमेगा के बराबर ही है, लेकिन चलो मान लेते हैं कि कुछ और है। मैंने इसको ओमेगा डैश मान लिया। ओमेगा डैश मेरे बच्चे बोलेंगे सर बहुत आसान है लिखना, दोनों को जोड़ने वाले लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितनी रिलेटिव वेलोसिटी है मल्टीप्लाइड बाय यहां से तक का सेपरेशन कितना है। बड़ा ये दोनों कैंसिल एंड द एंगुलर वेलोसिटी कम्स आउट टू बी। यही तो कहा था, तुमने चलो फिर से प्रूव कर दिया, लेकिन यही तो मैंने कहा था कि अगर सेंटर के रेस्पेक्ट में ए और बी अगर सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो ए के रेस्पेक्ट में बी और बी के रेस्पेक्ट में ए भी सर्कुलर मोशन करेंगे। और सी के रेस्पेक्ट में जो एंगुलर वेलोसिटी ए की है, सी के रेस्पेक्ट में जो एंगुलर वेलोसिटी बी की है, वही एंगुलर वेलोसिटी बी की ए के रेस्पेक्ट में है या फिर ए की बी के रेस्पेक्ट में है। पूरी रिजिड बॉडी के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ओमेगा आएगा। प्रूव कर देना, थोड़ी बहुत फील भी आ गई होगी। तो इसका मतलब अगर मैं कोई ए पर बैठ कर अगर बी को देखूंगा तो मुझे लगेगा कि जो बी है वो भी चक्कर काट रहा है कितने रेडियस का? कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। बेटा मान लो कि यहाँ पर एक चींटी बैठी है, यहाँ पर दूसरी चींटी बैठी है, और मान लीजिए पूरी डिस्क अगर घूम रही है तो यहाँ बैठी हुई चींटी को ये वाली चींटी क्या करेगी? सर्कुलर मोशन करते हुए नजर आएगी। कितने रेडियस का? आर माइनस आर का। कितने ओमेगा का? जो ओमेगा डिस्क का वही ओमेगा इस चींटी का इस चींटी के रेस्पेक्ट में। याद करना भी आसान था और मैंने मेरे ख्याल से हल्का फुल्का आपको फील भी दिला ही दिया है। अगर फिर भी कोई बच्चा बोल दे कि सर आपने फील दिलाने के लिए तो बहुत ही आसान सा सिचुएशन ली है ना, कुछ टफ सी लो, ले लेता हूँ। चलो सिर्फ फील दिलाने के लिए, सिर्फ फील दिलाने के लिए, ठीक है। रिजल्ट तो तुम जानते हो वही आएगा। ये बड़ा डिस्क है, फिर से ये उसका सेंटर बड़ा सी, रेडियस बड़ा डिस्क का कैपिटल आर, डिस्क के पेरीफेरी पे सर्कमफेरेंस पे बड़ा 2 पॉइंट है ए और बी। बड़ा ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे को मैंने परपेंडिकुलर ली है और पूरे डिस्क को मैंने ओमेगा से घुमा दिया है। तो सेंटर के रेस्पेक्ट में ए जो है उसका मोशन सर्कुलर है और ए के पास बड़ा वेलोसिटी है ऐसे। कितनी वेलोसिटी है? ओमेगा इंटू आर। सी के रेस्पेक्ट में ओमेगा बड़ा यू है तो बी के पास वेलोसिटी यू है। कितनी है? ओमेगा इंटू कैपिटल आर। दिस इज वेलोसिटी। अब मेरे बच्चों को रिजल्ट तो पता ही है, उनको रिजल्ट पता है। उनको पता है कि सर ने ये रिजल्ट प्रूव कर रखा है कि सी के रेस्पेक्ट में जो एंगुलर वेलोसिटी ए की, सी के रेस्पेक्ट में जो एंगुलर वेलोसिटी बी की, वही एंगुलर वेलोसिटी बी की आएगी ए के रेस्पेक्ट में।
अगर सी के रेस्पेक्ट में ए सर्कुलर मोशन कर रहा है, सी के रेस्पेक्ट में बी सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो ए के रेस्पेक्ट में भी बी सर्कुलर मोशन ही कर रहा है और उसी ओमेगा से कर रहा है। भरोसा नहीं है, करके देख लेते हैं। एक काम कीजिए, बी और सी को जोड़ने वाली लाइन बनाइए। ठीक है, बना ली। ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो बड़ा ये वाला एंगल 45, ये वाला एंगल भी 45, क्योंकि ये आर है तो ये वाला एंगल भी 45। इस ओमेगा आर के दो कंपोनेंट होंगे, इधर की तरफ होगा ओमेगा आर का कॉस 45, तो ओमेगा आर अपॉन रूट 2। इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा ओमेगा आर अपॉन रूट 2। अगेन बेटा ये वाला एंगल 45, तो ये वाला एंगल 45। इधर की तरफ होगा ऑफ कोर्स ओमेगा आर अपॉन रूट 2, इधर की तरफ होगा ओमेगा आर अपॉन रूट 2। सर्कुलर मोशन तो प्रूव ही हो गया। ए और बी के बीच जो सेपरेशन है वो रूट 2r है, और ध्यान से देखो ये सेपरेशन चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए बी की तरफ जा रहा है ओमेगा आर बाई रूट 2 से, और b जो है वो a से दूर जा रहा है ओमेगा r बाई रूट 2 से। तो ये जितनी से स्पीड से नजदीक जा रहा है वो उतनी स्पीड से दूर जा रहा है, तो दोनों के बीच सेपरेशन तो फिक्स होगी। मैं इसी बात को एक तरीके से और बता सकता हूं, मैं बेटा इसी बात को एक तरीके से और बता सकता हूं। कैसे बेटा? सुनना, ये रही बेटा आपकी डिस्क, ठीक है, ये बड़ा आपका बी वाला पॉइंट, ये कौन सा ये बी, ये आपका ए, ये बड़ा आपका बी। दोनों को जोड़ने वाली जो लाइन है उसकी लेंथ है रूट 2r। सब कुछ विथ रेस्पेक्ट टू ए। देखो विथ रेस्पेक्ट टू ए देखते हैं। पहले बेटा बी के पास याद करो, इधर की तरफ वेलोसिटी थी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ओमेगा आर अपॉन रूट 2, दोनों को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग वेलोसिटी थी ओमेगा आर अपॉन रूट 2, ये थी। ए के रेस्पेक्ट में देखने तो ए तो आ गया रेस्ट पे। ए के पास इधर की तरफ वेलोसिटी है ओमेगा आर अपॉन रूट 2, उसको उल्टा करके जोड़ो। जैसे उल्टा करके जोड़ा बेटा बी के पास वेलोसिटी आ गई है ए के रेस्पेक्ट में, दोनों को जोड़ने वाली लाइन के लॉन्ग 0। ए के पास वेलोसिटी थी इस तरफ ओमेगा आर अपॉन रूट 2, उसको उल्टा करके जोड़ो। ओमेगा आर अपॉन रूट 2, ओमेगा आर अपॉन रूट 2 बड़ा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज रूट 2 टाइम्स ओमेगा इनटू आर। बी के ए के रेस्पेक्ट में बी के पास वेलोसिटी है ऐसे, दोनों को जोड़ने वाली लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। दिस इज वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। अरे यही तो सर्कुलर मोशन का मेन फंडा था कि ए के रेस्पेक्ट में बी के पास जो वेलोसिटी होगी दोनों को जोड़ने वाली लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। तो ए के रेस्पेक्ट में बी के पास कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी आनी चाहिए। लेट्स पढ़ो दिस एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा डैश। What will be this omega dash? बड़ा this omega dash will be a के रेस्पेक्ट में b के पास इस तरफ वेलोसिटी कितनी है? रूट 2 टाइम्स ओमेगा इनटू r। यहां से तक का सेपरेशन बड़ा दैट कम्स आउट बी रूट 2r, दैट कम्स आउट टू बी। वही रिजल्ट वापस से आ गया जब मैंने कहा कि डिस्क जो है वो ओमेगा से घूम रही है। इसका मतलब डिस्क का हर पार्टिकल हर दूसरे पार्टिकल के रेस्पेक्ट में सर्कल में घूम रहा है और विथ से ओमेगा। मैंने इसको 2 एग्जाम्पल से प्रूव किया, बट मेरे ख्याल से इस बात को अगर आप डायरेक्ट भी अगर याद रखते तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं थी। समझ गए होंगे? आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट इज प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। हालांकि बेटा प्योर ट्रांसलेशनल मोशन हम अब तक भी पढ़ते आ रहे थे। जो मोशन हम अब तक सेंटर ऑफ मास वगैरह में पढ़ते आ रहे थे वही प्योर ट्रांसलेशनल मोशन था, जिसके अंदर बॉडी जो थी वो मोस्टली बड़ा रोटेट नहीं हो रही थी, वो सीधी की सीधी जा रही थी। हालांकि ऐसे सीधे जाना मस्त नहीं है, वो यूँ जा रही थी, ऐसे नहीं हो रही थी। ठीक, तो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब क्या है? ध्यान सुनना। मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल बेटा आपके पास ये कोई बॉडी है, इस बॉडी के अंदर लेट से बेटा 3 पॉइंट है, मतलब बहुत सारे पॉइंट है, मैंने स्टडी करने के लिए 3 पॉइंट बोल दिए, ए बी और
सी। इस बॉक्स को बेटा मैं यूं ले जाते ले जाते ले जाते ले जाते लेट्स मैं यहां लेके आया, ए अब भी यहां, बी अब भी यहां, सी, फिर यूं चलाते 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 मैं इसको यहां पर लेके आया, ए यहां पर, बी यहां पर, सी यहां पर। ए की अगर बात करूं बेटा मैं यूं चलाते चलाते ऐसे लेके आया, तो मान लीजिए बेटा ए का जो मोशन है वो काफ़ी हद तक ऐसा है, बी जो है उसका मोशन भी बेटा काफ़ी हद तक ऐसा है, सी का जो मोशन है वो बेटा ऐसा है। जो ए है बेटा फिर मैं उसको यूं चला के मैं यहाँ पर ऐसे लेके आया, तो मान लीजिए सी को मैं सॉरी ए को मैं यूं लेके आया, बी जो है बेटा ऑफ कोर्स यूं आया, और जो सी है वो लेट से यूं आया। दिस काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। इसके अंदर आपने यूं 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 ऐसे घुमाया नहीं, हाँ सीधा जाना जरूर नहीं है, आप ऐसे ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट दिस काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। जो डिस्प्लेसमेंट ए का है वही डिस्प्लेसमेंट बी का है, वही डिस्प्लेसमेंट सी का है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ सी। उसी तरह से वेलोसिटी ऑफ ए is equals to velocity of B is equals to velocity of C। इसी तरह से acceleration of A is equals to acceleration of B is equals to acceleration of C। हर पार्टिकल की वेलोसिटी अगर सेम है तो ऑफ कोर्स सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी वही है। बॉडी के हर पॉइंट का अगर एक्सेलरेशन सेम है तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी वही है, ठीक है, isn't it? ये हमारा प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। इसमें अगर आप चाहो तो बेटा आपने कुछ फॉर्मूले पहले से, अच्छा इसमें बेटा अगर सभी पार्टिकल्स की अगर वेलोसिटी सेम है, सबका डिस्प्लेसमेंट अगर सेम है, तो ऑब्वियस बात है कि ए के रेस्पेक्ट में बी सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा, बल्कि ए के रेस्पेक्ट में बी रेस्ट पे है। भाई ए के रेस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी अगर जीरो, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम है, दोनों की वेलोसिटी अगर सेम, तो इसका मतलब ए के रेस्पेक्ट बी रेस्ट पे, तो किसी भी प्रकार का कोई ओमेगा नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई अल्फा भी नहीं होगा, ठीक है। इस पर बेटा तुम दो तीन बातें और जानते हो। पूरे सिस्टम का मोमेंटम मेरे ख्याल से मेरे बच्चे लिखना जानते हैं। सिस्टम का मोमेंटम कैन बी रिटन एज मास, पूरा का पूरा मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। पूरे सिस्टम पर अगर कभी एक्सटर्नल फोर्स लिखना हो तो तुम जानते हो पूरी बॉडी का मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये दोनों फॉर्मूले पहले से पता थे। ये बेटा हमारा प्योर ट्रांसलेशनल मोशन है। इस चैप्टर में ऑफ कोर्स हम बेटा ट्रांसलेशनल मोशन नहीं बल्कि रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे। उस रोटेशनल मोशन को अपन अब देखते हैं। हेडिंग लिखिएगा प्योर रोटेशनल मोशन। प्योर रोटेशनल मोशन के अंदर हम क्या करते हैं बेटा, मान लीजिए कि आपके पास ये कोई रिजिड बॉडी है। क्या है बेटा? रिजिड बॉडी है और ये उसकी एक्सिस है। एक्सिस एक तरह से आप एक ऐसी इमेजिनरी या एक्चुअल लाइन को मान सकते हो जिस पर जितने पार्टिकल्स होंगे वो सारे के सारे पार्टिकल रेस्ट पे होंगे प्योर रोटेशनल मोशन के अंदर। बाकी सारे पार्टिकल्स तो मूव करेंगे बट बेटा एक्सिस वाले जो पार्टिकल्स होंगे वो प्योर रोटेशनल मोशन के अंदर रेस्ट पे होंगे। हेडिंग लिख ली बेटा प्योर रोटेशनल मोशन। प्योर रोटेशनल मोशन के अंदर एक्सिस इज ए लाइन, बेटा लाइन कैन बी एक्चुअल और इमेजिनरी, on which each point या particle is at rest। प्योर रोटेशनल मोशन के अंदर बेटा वो लाइन जिस पर बेटा प्रत्येक पार्टिकल जो होगा वो रेस्ट पे रहेगा। इस एक्सिस के अबाउट पूरी की पूरी बॉडी को हमने ओमेगा से घुमा दिया ऐसे। बेटा ये ओमेगा से घुमा दिया ऐसे। अब जरा आराम से सुनना। पूरी बॉडी के अंदर हजारों करोड़ों अरबों खरबों पार्टिकल होंगे, लेकिन सारे के सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करेंगे। यहां एक्सिस से r1 डिस्टेंस दूर बेटा मैंने एक छोटा सा पार्टिकल ले लिया m1। मेरे बच्चे जानते हैं कि ये पार्टिकल ऐसे r1 रेडियस के सर्कल में चक्कर काटेगा और इसका सेंटर जो आएगा, इस सर्कल का जो सेंटर आएगा वो ऑफ कोर्स एक्सिस पर आएगा। इस पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ स्पीड होगी, मैं उस स्पीड को बड़े आराम से लिख सकता हूँ
कि ओमेगा इंटू R1। एक ही पार्टिकल थोड़ी बॉडी में तो हजारों करोड़ों अरबों खरबों पार्टिकल हैं। मैं कुछ 2-4 पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं। इसी तरह से एक्सिस से R2 डिस्टेंस दूर मान लीजिए बेटा ये कोई पार्टिकल है जिसका मास है लेट से m2। ये पार्टिकल R2 रेडियस के सर्कल में ऐसे चक्कर काट रहा होगा। ये सेंटर से दूर है तो इसकी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है। तो प्रत्येक पार्टिकल की स्पीड सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। प्योर ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर सारे पार्टिकल्स के पास स्पीड बराबर थी। यहां पर प्रत्येक पार्टिकल के पास स्पीड बराबर नहीं है, सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी बराबर है। ठीक है, जो पार्टिकल एक्सिस के नजदीक है उसकी स्पीड कम होगी, जो एक्सिस से दूर है उसकी स्पीड ज्यादा होगी। ओमेगा सबका सेम होगा। ये पार्टिकल बेटा ऐसे R2 रेडियस के सर्कल में घूम रहा है। अगेन उस सर्कल का जो सेंटर है बेटा वो कहां पर लाई करेगा? एक्सिस में। बेटा एक्सिस से मान लीजिए कि R3 डिस्टेंस दूर ये एक पार्टिकल है जिसका मास है m3 और ये पार्टिकल ऐसे R3 सर्कल के रेडियस में यूं घूम रहा है विद सम स्पीड लेट्स से v3 इज ऑफ कोर्स ओमेगा इंटू R3। ठीक है, मैंने तो बेटा सिर्फ 3 पार्टिकल दिखाए। क्या इतने पार्टिकल होंगे? अरे नहीं बेटा, हजारों करोड़ों अरबों खरबों पार्टिकल होंगे। जो हमारी प्योर ट्रांसलेशनल मोशन थी वहां पर अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी लिखनी होती तो कितना आसान था। अगर मुझे पूरे सिस्टम की अगर काइनेटिक एनर्जी लिखनी थी तो कितना आसान था। हाफ ए वाले पार्टिकल का मास मल्टीप्लाइड बाय उसकी स्पीड का स्क्वायर। अब पूरी बॉडी में सिर्फ ए पार्टिकल थोड़ी है, ए भी है, बी भी है, सी भी है, और भी बहुत सारे हैं। 3 तो सिर्फ दिखाए हैं। हाफ बी के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ m2 इंटू उसी स्पीड का स्क्वायर। जो हमारा सी पार्टिकल है उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ उसका मास इंटू स्पीड का स्क्वायर। 3 ही थोड़ी है, बहुत सारे हैं, लेकिन सबके पास स्पीड सेम है। इसलिए मैं एक काम करता हूं, v स्क्वायर को बाहर निकाल लेता हूं। ब्रैकेट में आपके पास बच गया m1 प्लस m2 प्लस प्लस। ये m1 प्लस m2 प्लस m3 से क्या आएगा? पूरी बॉडी का मास आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी आप लिख सकते हो हाफ पूरी बॉडी का मास मल्टीप्लाइड बाय स्पीड का स्क्वायर। इजंट इट? ये डायरेक्ट लिख सकते थे क्योंकि हर पार्टिकल के पास स्पीड सेम है। यहां पर हम सीधा काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि प्रत्येक पार्टिकल के पास स्पीड सेम नहीं है। किसी के पास स्पीड कम है, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास और ज्यादा है, डिपेंडिंग ऑन कि कौन एक्सिस के नजदीक और कौन एक्सिस से दूर है। तो सर हम क्या यहां पर काइनेटिक एनर्जी लिख नहीं पाएंगे? अरे लिख पाएंगे। अगर कोई मुझे कहता है कि सर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, बेटा कई बुक्स में इसको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी लिखी हुई है, बट यू डोंट हैव टू कंफ्यूज। काइनेटिक एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी होती है, हम भले कैसे लिखें। ठीक है, पूरी बॉडी में अगेन हजारों और करोड़ों अरबों खरबों पार्टिकल है। प्रत्येक की काइनेटिक एनर्जी लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ m1 इंटू स्पीड का स्क्वायर। इसकी स्पीड है ओमेगा इंटू R1। ठीक है, प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ m2 इंटू उसकी स्पीड का स्क्वायर। इसकी स्पीड होगी ओमेगा इंटू R2 का स्क्वायर। इस पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ m3 इंटू स्पीड का स्क्वायर। बड़ा स्पीड का स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर इंटू R3 का स्क्वायर। ऐसे क्या 3 ही पार्टिकल है क्या? आप लोगों ने नहीं सोचा तो बहुत पार्टिकल। सबकी काइनेटिक एनर्जी लिखो और जोड़ दो। देखो काइनेटिक एनर्जी में क्या आया? हाफ बाहर आ गया, ओमेगा स्क्वायर भी बाहर आ गया। ब्रैकेट में क्या आ गया? ब्रैकेट में आ गया m1 R1 का स्क्वायर प्लस m2 R2 का स्क्वायर प्लस m3 R3 का स्क्वायर प्लस 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 प्लस। ये m1 m2 m3 क्या है? अलग अलग जो पॉइंट्स हैं उनका मास। ये R1 R2 R3 क्या है? ये रेस्पेक्टिवली उन सारे के सारे पार्टिकल्स की एक्सिस से दूरी। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, सिग्मा पार्टिकल का मास पार्टिकल की एक्सिस से दूरी का स्क्वायर। सबको जोड़ लो, पार्टिकल हर एक पार्टिकल का मास उसकी एक्सिस से दूरी का स्क्वायर और सारे के सारे पार्टिकल्स को जोड़ दो। वेयर आई वेरीज फ्रॉम बड़ा 1 टू n, बड़ा मान लो कि n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। हाफ ये वाली टर्म मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा का स्क्वायर। ये जो टर्म है
जिसके अंदर हमने मास मल्टीप्लाई बाय एक्सिस से दूरी का स्क्वायर लिखा है, इसका हम नाम निकाल देते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसको हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, कैपिटल आई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और इसे हम नाम दे देते हैं बेटा क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये है क्या, प्रत्येक पार्टिकल का मास उसकी एक्सिस से दूरी का स्क्वायर, और सबको जोड़ दो, वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to बेटा लेट्स से n, मान लो n नंबर ऑफ पार्टिकल है बेटा। किसी बच्चे को, कोई बच्चा ये भी कह सकता है कि सर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, छोटा सा डीएम मास मल्टीप्लाइड बाय उस डीएम मास की एक्सिस से दूरी का स्क्वायर, और ऐसे छोटे छोटे डीएम मास लेते जाओ, उनको एक्सिस से कितनी दूरी है उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते जाओ और जोड़ दो। जोड़ना मीन्स बेटा क्या, इंटीग्रेशन। ये हमारे बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एक तरीके से बेसिक डेफिनेशन टाइप हो गई। और इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वही औकात है बेटा, ध्यान देना, जो ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर मास की थी। ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर जहां पर v आता था, रोटेशनल मोशन के अंदर वहां पर ओमेगा आता है। जहां पर ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर मास आता था बेटा, वहीं पर हमारा i आता है। लेकिन मास अक्सर सवाल में दिया होता है, और i तो हमें ऑफ कोर्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि आई सिर्फ और सिर्फ मास पर डिपेंड थोड़ी करता है। मास पर करता तो है, लेकिन सिर्फ मास पर थोड़ी डिपेंड करता है। वो मास एक्सिस से किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है उस बात पर भी डिपेंड करता है। मास अगर एक्सिस के नजदीक है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, मास अगर एक्सिस से दूर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। तो इस बात पर निर्भर करता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कि वो जो मास है वो डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हुआ है। इजंट इट? ठीक है प्यारे बच्चों, इसी बात को बेटा चलो अपन आराम से बढ़ा चढ़ाकर और बड़े तरीके से लिखते हैं। जैसे मैंने बोला मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे डिफाइन किया बेटा, हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन किया, एक्सिस से कोई मास है, उसकी एक्सिस से दूरी है, उसका स्क्वायर, फिर सबको क्या कर लिया, जोड़ लिया। या फिर छोटा सा मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सिस से दूरी का स्क्वायर, फिर बेटा क्या कर दिया, इंटीग्रेट। इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में कुछ बातें लिखते हैं बेटा। सबसे पहली बात बेटा, मास इंटू दूरी का स्क्वायर, तो यूनिट क्या होगी इसकी बेटा, इसकी यूनिट होगी केजी इंटू मीटर स्क्वायर। इसकी डायमेंशन क्या होगी, मास इंटू एल स्क्वायर। इजंट इट? क्या ये नेगेटिव हो सकता है? आप बोलोगे नहीं सर, मास भी नेगेटिव नहीं हो सकता, दूरी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसकी वैल्यू नॉन नेगेटिव होगी। व्हेन आई से नॉन नेगेटिव, आई मीन दैट कि या तो ये जीरो होगा, ये पॉजिटिव होगा। सर जीरो कब हो सकता है बेटा? जीरो तब हो सकता है जब सारा का सारा मास जो वो एक्सिस पर ही लाई कर जाए। अगर मास एक्सिस पर ही लाई कर गया तो एक्सिस से दूरी जीरो, एक्सिस से दूरी जीरो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो। ठीक है बेटा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। अच्छा, किस पर डिपेंड करेगा? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये डिपेंड करेगा, ब्रॉडली अगर देखें तो मास जो है वो एक्सेस के रिलेटिवली किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है उस पर डिपेंड करेगा। तो आप लिख सकते हो कि इट डिपेंड्स हाउ द मास इज distributed with respect to axis। एक्सिस के रेस्पेक्ट में मास किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे दूसरे शब्दों में कहूं तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि अगर सारा का सारा जो मास है, अगर वो एक्सिस के नजदीक है तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका कम आएगा। अगर मास जो है इन जनरल अगर एक्सिस से दूर है, फार है, तो हम कहेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा आएगा। और बेटर तरीके से बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस चीज पर डिपेंड करेगा? ऑफ कोर्स बॉडी के मास पर तो डिपेंड करेगा। वो इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि एक्सिस कौन सी है, क्योंकि एक्सिस जैसे ही चेंज हुई, भाई कोई कह दे कि सर मैं इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा तो कुछ और आएगा, मैं अगर एक्सिस यहां पर ले लूंगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और आएगा, क्योंकि हर पार्टिकल की जो दूरी है वो चेंज हो जाएगी, और अगर दूरी चेंज तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज।
वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि उस बॉडी की शेप, साइज, ज्योमेट्री क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है, इन सब पर डिपेंड करेगा। शेप, साइज, ज्योमेट्री चेंज हुई तो ऑफकोर्स बड़ा हमारा मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो, मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें बहुत सारी बॉडीज का अलग अलग एक्सेस के अबाउट याद रखना पड़ेगा बेटा, याद रखेंगे तभी हमारी बात बनेगी। ठीक है बच्चों, एक बेसिक आइडिया आपको लग गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एग्जैक्टली है क्या। मैं फिर से रिपीट कर दूं, ऐसे मान लो डिस्क्रीट पार्टिकल्स हो, पहला पार्टिकल यहाँ पर, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, पांचवा यहाँ पर, और ऐसे कोई एक्सेस हो, तो ऐसे केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम ऐसे निकाल सकते हैं, मास मल्टीप्लाइड बाय उसकी एक्सेस से दूरी, उसका स्क्वायर, और ऐसे अलग अलग मासेस की निकाल कर उन सबको ऐड कर दो। ऐड ऑब्वियसली मीन्स बड़ा ठीक है, समेशन टाइप ऐसे साइन लगा दिया करो। ठीक है, अगर मान लो कि ऐसे कोई कंटिन्यूस बॉडी हो, ऐसे बड़ा कोई कंटिन्यूस बॉडी हो और लेट्स से आपके पास ये एक्सेस हो, तो उस केस में क्या करो कि यहाँ से r डिस्टेंस दूर जाओ, छोटा सा मास लो dm, ठीक है, इस dm मास का इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा dm इंटू आर स्क्वायर। देन मुझे तो पूरी बॉडी का निकालना है, तो dm 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 सबका निकाल लो, सबका निकाल लो, उनको जोड़ दो। जोड़ना मतलब बेटा क्या, इंटीग्रेशन। तो पार्टिकल्स हो तो ऐसे समेशन कर लिया करो, और ऐसे मान लो कि पूरी कंटिन्यूस बॉडी हो तो ऐसे इंटीग्रेशन कर लिया करो। तो मैं लिख भी दूं कि जब डिस्क्रीट पार्टिकल्स हो तो ऐसे, और कोई कंटिन्यूस बॉडी हो तो ऐसे। ठीक है, सवाल करते बेटा, है ना, बहुत ही प्यारा सा अच्छा सा सवाल है, सुनिएगा। सवाल इस तरह से, दो पार्टिकल हैं m1 और m2 मासेस के, पॉइंट मासेस है, ठीक है, दोनों के बीच में जो दूरी है वो आपके पास r है, और आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। निकालने मत लग जाना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बात पर डिपेंड करता है कि एक्सिस कौन सी है, तो मुझे पहले एक्सिस बतानी पड़ेगी, तब जाके मेरे से सवाल हो पाएगा। तो मैं लिख दूं बेटा, 2 पॉइंट मासेस है, दोनों पॉइंट मासेस जो है उनके मासेस m1 m2 है, दोनों के बीच में सेपरेशन r है। आपको फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डिफरेंट एक्सेस, बड़ा अलग अलग एक्सेस है, उनके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। निकालते बेटा, सबसे पहले चलिए इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ, ये क्या कर दिया, हाँ, सबसे पहले आप बेटा इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के बताइए। एक्सेस ये रही, ये है लेट से आपकी एक्सेस 1, इस एक्सेस 1 के अबाउट लेट से मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I1। बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 कितना होगा। मैं पहले बोल दूं बेटा, ये पॉइंट मास है m1, ये पॉइंट मास है m2। निकाल दो, पहले इसका निकाल लेते हैं, फिर इसका निकाल लेते हैं, दोनों को अपन ऐड कर लेते हैं। m1 मास मल्टीप्लाइड बाई इस m1 मास की एक्सेस से दूरी, ये तो एक्सेस पे ही है, तो एक्सेस से दूरी हो गई है 0, प्लस m2 मास मल्टीप्लाइड बाई इसकी एक्सेस से दूरी, ये तो एक्सेस पर ही है, तो इसकी एक्सेस से दूरी हो गई है 0, तो इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया है 0। सिंपल। एक और करते बेटा, दूसरी एक्सेस रही ये, मुझे पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सेस 2 के अबाउट। ये लीजिए बेटा, दिस इज माई एक्सेस 2, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा सोचता हूं बेटा। पहले बता दूं, ये जो है ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, करते हैं। m1 मास मल्टीप्लाइड बाई उस m1 मास की इस एक्सिस से दूरी कितनी है। आप लोगों से m1 मास तो एक्सिस पर ही है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 0। अब m2 का निकालो, मुझे तो पूरे सिस्टम का निकालना है।
m2 मास मल्टीप्लाइड बाई यहां से यहां तक की दूरी। बेटा एक्सिस से m2 मास की दूरी कितनी है? r। दूरी बेटा परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर दूरी है r, तो इंटू r का स्क्वायर। आंसर आ गया m2 इंटू r का स्क्वायर। इजंट इट? चलिए एक और लेता हूं। लेट्स से बेटा दिस इज माई एक्सिस नंबर 3। लेट्स से बेटा दिस इज माई एक्सिस नंबर 3 और ये वाला एंगल आपके पास थीटा। दिस इज एक्सिस नंबर 3। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I3 कितना होगा? सोचता हूं किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया? पूरे सिस्टम का। पूरे सिस्टम में कौन है? दो पार्टिकल है m1 m2 मास के और उन दोनों के जो सेपरेशन आपके पास r है। सोचता हूं पहले इस m2 का निकाल लेता हूं। m2 का होगा m2 मल्टीप्लाइड बाई इसकी एक्सिस से दूरी। ये तो एक्सिस पर ही है तो इसकी एक्सिस से दूरी हो गई है 0, है कि नहीं? प्लस m1 मास मल्टीप्लाइड बाई उसकी एक्सिस से दूरी। अब एक्सिस क्या है? एक्सिस तो ये लाइन है। इस लाइन से m1 की दूरी r नहीं बेटा। इतना तो आप लोगों ने मेरे ख्याल से मैथमेटिक्स वगैरह के अंदर पढ़ाई होगा कि कभी किसी पॉइंट की लाइन से दूरी पूछी जाती है या किसी एक्सिस से दूरी पूछी जाती है तो हम हमेशा ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। हम हमेशा ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल देखा आपने? इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये एंगल मेरे पास 90 है। ये आपका हाइपोटेनस है बेटा, ये आपका बेस है और ये आपका परपेंडिकुलर है। तो अगर ये r है तो ये दूरी r cos थीटा है और ये दूरी आपके पास r sin थीटा है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि m2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 0 हो गया क्योंकि m2 इंटू एक्सिस से दूरी का स्क्वायर। एक्सिस से दूरी 0 तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0। लेकिन इस m1 का आएगा। m1 का कितना आएगा? m1 मल्टीप्लाइड बाई उसकी एक्सिस से दूरी का स्क्वायर। बेटा एक्सिस से दूरी r नहीं है, r sin थीटा है। बेटा ये वाला कलर विजिबल तो है ना? बेटा विजिबल ना हो तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। चलिए बेटा आंसर आ गया m1 r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर ये कलर विजिबल नहीं है तो मैं अगली बार से यूज नहीं करूंगा। मेरे ख्याल से ठीक है, विजिबल है। बाकी आप मुझे बता देना यार ना। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, और करते हैं बेटा। मैं आपको एक्सेस दे रहा हूं। जिस एक्सेस की बात आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, मैं आपको एक्सेस दे रहा हूं। ये बेटा एक्सेस है। ठीक है, दिस इज एक्सिस नंबर 4। ये बेटा ये वाला एंगल भी 90, ऑफ कोर्स ये वाला एंगल भी 90। m1 m2 के बीच जो सेपरेशन है वो बड़ा सवाल है, मैंने बोल ही दिया था कि आपको r गिवन है। ठीक है, और ये एक्सिस जो है बिल्कुल बीचों बीच से गुजर रही है। मतलब ये डिस्टेंस आपके पास r/2, ये डिस्टेंस भी आपके पास r/2। बताओ बेटा इस एक्सिस के अबाउट सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? वेरी सिंपल, I4 विल बी m1 मास मल्टीप्लाइड बाई उस m1 मास की इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो तो r/2 ही है। तो m1 इंटू r/2 का होल स्क्वायर प्लस m2 मास मल्टीप्लाइड बाई इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, r/2 ही है, m2 इंटू r/2 का होल स्क्वायर। बेटा मेरे ख्याल से आंसर आ गया m1 प्लस m2 r स्क्वायर बाई 4। ये आपका आंसर आ गया। एक और करें? चलिए एक एक्सेस और दे रहा हूं। एक्सेस बेटा ये रही, ये एक्सेस है और ये एक्सेस जो है वो m1 और m2 को जोड़ने वाली लाइन के पैरेलल है। मतलब बेटा ये डिस्टेंस भी d है, ये डिस्टेंस भी d है। मैं इस एक्सिस का नाम भी निकाल देता हूं। दिस इज एक्सिस नंबर 5। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, I5 निकालो। निकालते हैं।
इस एक्सिस से m1 जो है तो कितने डिस्टेंस दूर है? आप बोलोगे सर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन अगर पैरेलल है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास d है जो दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं m1 मल्टीप्लाइड बाई यहां से तक की दूरी का स्क्वायर प्लस m2 की बड़ा यहां से कितनी दूरी है? तो आप बोलोगे सर डायग्राम में दे रखा है, d दे रखी है, तो दैट इज इक्वल्स टू m2 इंटू डी स्क्वायर। आंसर आ गया m1 प्लस m2 इंटू डी स्क्वायर। हालांकि समझदार बच्चा डायरेक्ट लिख सकता था। वो कैसे तो था कि सर सारा का सारा जो मास m1 प्लस m2 है ना, वो इस लाइन से d डिस्टेंस ही दूर है। सारा मास m1 प्लस m2 जो है वो इस लाइन से कितना दूर है? d डिस्टेंस दूर। सीधा लिख दो m1 प्लस m2 इंटू डी का स्क्वायर, डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक, एक और पूछो। चलिए जिद करते हो तो एक और पूछ लेना। ये है बेटा आपके पास एक्सेस। थोड़ा अलग शब्द में बोलता हूं। ये m1 ये m2 दोनों के बीच में सेपरेशन r। यहां कहीं बेटा मान लीजिए कि सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है और ये कोई एक्सेस है जो सेंटर ऑफ मास से गुजर रही है। m1 और m2 जो सिस्टम है उस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास से गुजर रही है और m1 और m2 को जोड़ने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है। बेटा मैं इसको नाम दे दूं एक्सिस नंबर 6। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? इसके लिए बेटा आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वाले फॉर्मूले भी आने चाहिए। आप बोलोगे सर आते तो अच्छी बात है। चलो मैं करता हूं। ये m1 मान लेता हूं कि यहां से r1 डिस्टेंस दूर है। ये m2 मैं मान लेता हूं कि यहां से r2 डिस्टेंस दूर है सेंटर ऑफ मास से। ये r1 r2 हो सकता है किसी किसी बच्चे को डायरेक्ट याद हो, ना याद हो तो कोई बात नहीं, बट मैं आपसे याद कराता हूं कि r1 प्लस r2 शुड बी इक्वल टू r, इजंट इट? दूसरी बात, सेंटर ऑफ मास के अबाउट m1 r1 शुड बी इक्वल टू m2 r2। आई होप बट आपको याद भी आ रहा होगा। इन दोनों इक्वेशंस को जैसे मैंने सॉल्व किया, r1 की वैल्यू आ जाएगी m2 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स r और r2 की वैल्यू आ जाएगी m1 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स r। सर आप तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे हो ना? आता हूं बेटा। इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m1 इंटू यहां से तक की दूरी का स्क्वायर। बेटा एक्सिस से दूरी कितनी है? r1 प्लस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m2 मल्टीप्लाइड बाय एक्सिस से दूरी कितनी है? r2 का स्क्वायर। दैट इज इक्वल्स टू m1 r1 के स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं m2 का स्क्वायर r स्क्वायर m2 इंटू r2 का स्क्वायर बड़ा देखना क्या क्या कॉमन आ गया। m1 m2 r स्क्वायर कॉमन आ गया, नीचे आ गया m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ऊपर यहाँ पर तो m2 आ गया, बड़ा यहाँ पर आपका m1 आ गया, ये कैंसिल हो गया और हमारे पास बड़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया है कितना? m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू आर स्क्वायर। यह आ गया है सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये जो एक्सेस है, ये जो परपेंडिकुलर है m1 और m2 को जोड़ने वाला, यानी कि इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, एक बात बताऊं, ये जो m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 ये जो टर्म है, इस टर्म का एक नाम भी होता है, इसे हम रिड्यूस्ड मास भी कहते हैं। कभी ये नाम आ जाए तो घबराना नहीं है, और इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू मतलब फ्रिक्शन नहीं है, बस रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे भी ले सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी म्यू इनटू आर स्क्वायर। म्यू क्या है? म्यू है आपका m1 m2 अपॉन m1 प्लस। आई होप समझ गए होंगे। एक सवाल और पूछ लूं? मैं कर नहीं रहा, आप कर लेना। मैं बड़ा एक एक्सेस दे रहा हूं, मैं सीधे आंसर लिख रहा हूं। मान लीजिए सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली कोई एक्सिस यूं हो,
गुजर कहाँ से रही है, सेंटर ऑफ मास से गुजर रही है, लेकिन जोड़ने वाली जो लाइन है उसके परपेंडिकुलर नहीं है, बल्कि m1 और m2 को जोड़ने वाली लाइन के साथ एंगल थीटा बना के है। बेटा मैं इसको एक्सिस नंबर 7 बोल देता हूं, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा वो निकाल लेना। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, इसका आंसर आएगा m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। बेटा आपको तो निकालना है, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, या फिर म्यू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आपको तो निकालना है, आंसर तो मैंने डायरेक्टली लिखा है, ठीक है, आप तो निकाल देना यार, ठीक है, क्लास नोट्स में लिख देना। आगे चलते हैं। आगे चलें, चलिए नेक्स्ट इज, अब बेटा कुछ कंटिन्यूस बॉडीज का अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। वैसे तो नियरली बेटा 7-8 बॉडीज होंगी जिनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम अलग अलग एक्सिस की ओर निकालेंगे भी और याद भी करेंगे। फिर से सुनना इस बात को, निकालेंगे भी और याद भी करेंगे। एडवांस्ड के किसी भी सवाल को सही करने के लिए इन जितनी भी बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं निकाल रहा हूँ उन सब की डेरिवेशंस भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना फाइनल रिजल्ट है। तो कोई बच्चा अगर एडवांस वाला हो, है ना, या फिर बेटा फिजिक्स ओलंपियाड वाला हो, उसे तो डेरिवेशन के अंदर भी उतना ही इंटरेस्ट रहना चाहिए। जो भी बच्चा सिर्फ और सिर्फ जेई मेन के हिसाब से अगर चीज़ें पढ़ना चाहे वो सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशन देख सकता है, समझ आए तो ठीक है, ना समझ में आए तो सिर्फ और सिर्फ अगर उसने ये भी याद कर लिया कि इस बॉडी का इस एक्सेस के अबाउट ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तब भी उसका आंसर किसी भी सवाल का, जेई मेन के सवाल का आंसर आ ही जाएगा। मेरे ख्याल से इस बात को रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात को कि जेई मेन वाले सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद करके काम चला सकते हैं। जेई एडवांस और फिजिक्स ओलंपियाड वाले बच्चों को तो प्रॉपर डेरिवेशन ढंग से दिमाग के अंदर बैठना जरूरी है, ठीक है। ये मैंने इसलिए बताया कि कोई बच्चा ज़बरदस्ती परेशान ना हो, ना समझ में आए तो कोई बात नहीं, ठीक है बेटा। Next is MI of a uniform rod. MI doesn't mean mission impossible. It obviously means moment of inertia. ये मेरे पास एक रॉड है m मास की l लेंथ की, मैं अलग अलग एक्सेस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा। सबसे पहले बेटा मैंने एक्सेस ली है ऐसे, सबसे पहले मैंने एक्सेस लिया है ऐसे। ये जो एक्सेस है, दिस एक्सेस इज पैरेलल टू रॉड, जो रॉड है उसके पैरेलल है, और रॉड के और इसके बीच में जो डिस्टेंस है बट आपके पास वो d है, और रॉड जो है उसका मास m है और लेंथ l है। चलिए इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं इस एक्सिस के अबाउट, और याद भी रखते हैं, बहुत इजी। इस रॉड पर तुम एक छोटा सा कट लगाओ और मान लो बेटा इस छोटे से कट का मास है dm। इस dm मास की एक्सिस से जो दूरी है वो है d। dm मास अगर यहां भी होगा तब भी उसकी दूरी होगी d, dm मास यहां होगा तब भी उसकी दूरी होगी d। जब कंटिन्यूअस बॉडी होती है तो मैंने कहा था कि एक छोटा सा एलिमेंट लेके उसकी छोटी सी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटी है तो मैंने उसको di लिख दिया। ये di क्या होगा, इसका छोटा सा मास dm मल्टीप्लाइड बाय इसका एक्सिस से दूरी, एक्सिस से दूरी कितनी है d स्क्वायर। लेकिन मुझे सिर्फ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ी निकालना है, मुझे तो पूरी रोड का निकालना है। पूरी रोड का अगर निकालना है तो ऐसे छोटे छोटे हिस्से लेते जाओ और उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते जाओ और जोड़ते जाओ। इस इंटीग्रेशन से मैं डी स्क्वायर को बाहर निकाल सकता हूं। सर डी स्क्वायर को बाहर क्यों निकाल सकते हो बेटा, इसलिए कि चाहे डीएम यहां पर हो, चाहे डीएम यहां पर हो, चाहे यहां पर हो, चाहे यहां पर हो, चाहे यहां पर हो, चाहे यहां पर हो, हर बार उसके एक्सिस से दूरी तो डी ही है, तो डी तो फिक्स है, बाहर निकाल लो। और तुम जानते हो इंटीग्रेशन डीएम क्या आएगा, इंटीग्रेशन डीएम मतलब डीएम 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 छोटे छोटे एलिमेंट्स का जो मास है उन सब का समेशन, उन सब का समेशन इज ऑफ कोर्स रॉड का पूरा मास, बड़ा रॉड का पूरा मास कम्स आउट टू बी। तो आप सीधा कह सकते हो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट आएगा m इंटू डी स्क्वायर। हालांकि मुझे तो समझाना था इसलिए मैंने इतने सारे शब्दों का प्रयोग किया, अदरवाइज कोई मेरा बच्चा डायरेक्ट बोल सकता है कि चिंता करने वाली बात ही नहीं है। सारा का सारा जो मास है वो एक्सिस से डी डिस्टेंस दूर है, चाहे वो इधर हो चाहे इधर हो। मुझे इस बात से क्या मतलब है, सारा मास अगर एक्सिस से डी डिस्टेंस दूर है तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका सीधा m इंटू डी स्क्वायर होगा। मैं एक बात बोलना भूल गया बेटा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसमें मास इंटू दूरी का स्क्वायर है,
इसलिए ये अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास डायरेक्शन वगैरह नहीं है। तो मुझे क्या फर्क पड़ता है कि मास यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। अगर सारा का सारा मास अगर एक्स से डे डिस्टेंस की दूरी पर, तो आप सीधा बोल सकते हो कि m इंटू डी स्क्वायर। एक बात और बोलूं बेटा, अगर इसी रॉड के पास अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ना होकर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता, यहां पर कम होता, इधर ज्यादा होता, लेकिन टोटल मास अगर m होता, तब भी आंसर यही आता। यहां पर मास कम होता और यहां पर मास अगर ज्यादा होता, तब भी सारा का सारा मास भले यहां पर कम हो यहां पर ज्यादा हो, लेकिन है तो एक्स से डी डिस्टेंस दूर, तब भी आंसर आपका एम डी स्क्वायर ही होता। तो ये आंसर आपका तब भी आता इवन इफ मास इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर मास नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता, तब भी बड़ा आपका आंसर m इंटू डी स्क्वायर आता। ठीक है, मुझे क्या फर्क पड़ता है यहां पर मास कम है, यहां पर मास ज्यादा है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, छोटा सा एग्जांपल है। मान लीजिए बेटा कि आपके पास ये एक रॉड है, 5 kg की रॉड है। ठीक है, इस रॉड के पैरेलल में ये बड़ा आपके पास एक्सिस है पैरेलल में, और ये जो दूरी है ये आपके पास है 2 मीटर। मैं आपसे पूछूं कि इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो मैं सीधा ले दूंगा कि देखो भाई, सारा का सारा जो 5 किलो है वो एक्सिस से 2 मीटर की दूरी पे है। तो मैं आराम से देता हूं 5 इंटू 2 का स्क्वायर, बड़ा आंसर आ गया 20 kg इंटू मीटर का स्क्वायर। इसमें मैंने आपको सवाल में दिया ही नहीं कि ये वाली जो रोड है ये यूनिफॉर्म मास है या नॉन यूनिफॉर्म है। मुझे क्या मतलब, भले यहाँ मास कम हो यहाँ ज्यादा हो, पूरा मास तो 5 किलो है ना, और सारा 5 किलो मास एक्सेस से कितनी दूरी पे है, 2 मीटर की दूरी पे है। तो मुझे इस बात से मतलब ही नहीं कि कहाँ कम है कहाँ ज्यादा है। तो ये अगर मास नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ तब भी आंसर यही आएगा, और अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ तब भी ये आएगा। 5 kg की रॉड अगर 2 मीटर इस तरह से एक्सेस की दूरी पर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5 इंटू 2 का स्क्वायर। आई होप सही बच्चे समझ गए होंगे, लेकिन हमें फॉर्मूले तो कुछ और याद करने हैं। सुनिएगा, m मास की l लेंथ की यूनिफॉर्म रॉड है। यूनिफॉर्म बोलने का मतलब है कि हर बराबर बराबर लेंथ पर बराबर बराबर मास है। इस रॉड का हम लैम्डा डिफाइन करते हैं। लैम्डा मतलब मास प्रति यूनिट लेंथ। मास m है l लेंथ पर, तो लैम्डा हो गया m/l, और ये जो लैम्डा है ये बड़ा आपका ऑफ कोर्स यूनिफॉर्म है। मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट। इस एक्सिस का मैं नाम भी निकालता हूं। मैं इस एक्सिस का नाम निकाल रहा हूं। ये एक्सिस जो है ये रॉड के परपेंडिकुलर है, ये रॉड के परपेंडिकुलर है और रॉड के एंड से गुजर रही है। जैसे ये रॉड है, एंड से गुजर रही है यूं, रॉड यूं से बड़ा एक्सिस यूं नहीं है, ऐसे। तो दिस एक्सिस इज पासिंग थ्रू एंड ऑफ रॉड एंड परपेंडिकुलर टू रॉड, और रॉड के परपेंडिकुलर। चलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। इस बार हम सीधा तो कर नहीं सकते कि मास इंटू दूरी का स्क्वायर, क्योंकि कुछ मास रॉड का है जो एक्सिस से 0 डिस्टेंस पे है, कुछ मास ऐसा है रॉड का जो बड़ा कम डिस्टेंस पे है, कुछ मास ऐसा है रॉड का जो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है, और कुछ मास ऐसा है रॉड का जो एक्सिस से l डिस्टेंस की दूरी पे है। तो सारा का सारा जो मास है वो एक्सिस से समान दूरी पे नहीं है। ठीक है, तो सीधा m इंटू दूरी का स्क्वायर नहीं कर सकता। तो सर कैसे करोगे? आई हैव प्लान। आप एक काम करो, इस एक्सिस से x डिस्टेंस दूर जाओ और ऐसे छोटा सा कट लगाओ dx विड्थ का। इस dx विड्थ के कट में ये जो छोटा सा मास आया है इसको हम बड़े आराम से लिख सकते हैं मास प्रति यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ है dx। मास प्रति यूनिट लेंथ मेरे पास है m/l इंटू ये इतने से हिस्से का मास आ गया। इस एक्सिस के अबाउट भले ही पूरी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना निकाल पाऊं,
लेकिन इस छोटे से एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो निकाल ही सकता हूं। ये एलिमेंट है छोटा सा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आएगा छोटा सा। उस छोटे से मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैंने आई लिखने के बजाय डी आई लिख दिया। डी आई मतलब छोटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये जो चिन्ह सा एलिमेंट लिया है इसका मास मल्टीप्लाइड बाई इस चिन्ह से मास की यहां से दूरी। इस चिन्ह से मास बटा यहां से दूरी कितनी है, एक्स। ये ले बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया m बाई एल इंटू डी एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर। ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ये आपने पूरी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकाला है, आपने सिर्फ और सिर्फ इस चिन्ह से एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है। आपको तो पूरी रॉड का निकालना है, तो आप कहोगे सर एक काम करते हैं, ऐसा चिन्ह सा एलिमेंट पहले यहाँ लेते हैं, फिर 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 यहाँ लेते हैं, और सबको जोड़ लेते हैं। और जोड़ते वक्त घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन वायरेक्शन का ऐसा कोई खास इशू है नहीं। वी नो दैट कि जोड़ना मतलब इंटीग्रेशन। बेटा इसको इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेशन ऑफ m बाई एल इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। बेटा m बाहर निकाल लो, l बाहर निकाल लो, कांस्टेंट है, सिर्फ x वेरी कर रहा है। अरे मेरे प्यारे वाले बच्चों, x कहां से कहां वेरी कर रहा है, तो मेरे बच्चे घर से बैठे बैठे चिल्ला के जोर जोर से बोल रहे हैं कि सर x वेरी कर रहा है 0 से लेकर l तक, 0 से लेकर l तक। m ठीक है, l ठीक है, x dx का इंटीग्रेशन आएगा एक्स क्यूब बाई 3, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से लेके l तक। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा m बाई एल, एक्स को l रखा तो l क्यूब बाई 3 माइनस एक्स को 0 रखा तो 0 रेज टू पावर 3 अपॉन 3, और हमारे पास आंसर आ गया ml स्क्वायर बाई 3। मेरे ख्याल से मेरे प्यारे बच्चे डेरिवेशन भी समझ गए होंगे और साथ ही साथ इस रिजल्ट को याद भी रखेंगे। इस एक्सिस के अबाउट रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो बेटा मेरे सारे बच्चों को याद रहना चाहिए। कोई भी आधी रात को उठाकर तुमसे पूछ ले कि m मास की l लेंथ की रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, एक ऐसी एक्सिस के अबाउट जो रॉड के परपेंडिकुलर हो और रॉड के कॉर्नर से गुजर रही हो, तो बोल देना कि ml स्क्वायर बाई 3 और वापस से सो जाना। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट इज अगेन बेटा m मास की l लेंथ की रॉड है, ठीक है, और मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मुझे इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। इस एक्सिस का नाम निकाल देता हूं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू रॉड। इस रॉड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब कि ये m मास की l लेंथ की रॉड है, तो ये डिस्टेंस l/2 होना चाहिए, ये डिस्टेंस आपके पास l/2 होना चाहिए, और ये जो एक्सिस है ये रॉड के परपेंडिकुलर होगी। अब देखना मेरे पास है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि देखो इधर वाली रॉड भूल जाओ, एक बार के लिए भूल जाओ, सिर्फ इधर वाली रॉड को देखो। इधर वाली जो रॉड है ना, ये जो इतनी सी रॉड है इसका मास है m/2। भाई पूरी रॉड का मास अगर m है तो आधी लेंथ का मास m/2, क्योंकि मास तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, और इस आधी रॉड की जो लेंथ है वो है मेरे पास l/2, और ये जो एक्सिस है ये रॉड के इस आधी रॉड के कॉर्नर से गुजर रही है। पूरी रॉड तो सेंटर से गुजर रही है, लेकिन इस आधी रॉड के तो एंड पॉइंट से गुजर रही है, और ये जो एक्सिस है ये रॉड के परपेंडिकुलर है। मतलब m/2 मास की जो रॉड है जिसकी लेंथ l/2 है, उसके लिए ये वाली एक्सिस कहां से गुजर रही है, इसके एंड पॉइंट से, और ऑफ कोर्स रॉड के परपेंडिकुलर। इस एक्सिस के अबाउट तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी याद किया था ml स्क्वायर बाई 3, तो इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा कितना, ml स्क्वायर बाई 3। m नहीं बेटा इसका मास है m/2, l नहीं बेटा इसका मास है l/2। लेकिन सर आपने सिर्फ इसका ही निकाला है, सर इसका भी तो निकालो, रोड तो पूरी है ना। अरे यार 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जितना इसका उतना इसका मास सेम, इसकी लेंथ सेम, इस एक्सेस के लिए जैसे ये है वैसे ही है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 2 से 2 कैंसिल, और मेरे पास आंसर आ गया ml स्क्वायर बाई 12।
मेरे बच्चे ये रिजल्ट हमेशा ही याद रखेंगे कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 आएगा। लेकिन ऑब्वियस बात है कि मैंने इस बार है ना जो रिजल्ट हमने पहले से निकाल रखा था उसको यूज किया है, इंडिपेंडेंटली मैंने डेरिवेशन नहीं किया है। मैं इंडिपेंडेंटली भी कर सकता हूं, अभी कर देता हूं। सर इंडिपेंडेंटली करके दिखाओ ना, बड़ा करके दिखाता हूं। यहां से इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो एक काम करो, यहां से x दूरी पे जाओ और एक छोटा सा कट लगाओ dx विड्थ का। इसके पास कितना मास होगा मेरे प्यारे बच्चों, पता ना, m/l इंटू dx। वापस समझाने की जरूरत नहीं ना। इस इतने से हिस्से की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगी? आप बोलोगे सर इतने से हिस्से का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, इतने से हिस्से का मास है m/l इंटू dx मल्टीप्लाइड बाई एक्सिस से दूरी। एक्सिस से दूरी कितनी बेटा? x उसका स्क्वायर। लेकिन सर मुझे तो पूरी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। बेटा पूरी रॉड का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो इंटीग्रेट करो, m कांस्टेंट l कांस्टेंट बाहर निकाल लो और अंदर सिर्फ और सिर्फ बच गया x² dx। सर लिमिट कहां से कहां तक लगाऊं? 0 से अगर l/2 लगाएगा तो इधर वाले का आंसर आ जाएगा, फिर डबल कर देना, जैसा इधर वैसा इधर। या फिर एक काम करना, x की वैल्यू को वेरी कर देना -l/2 से +l/2। एक ही बात है बेटा, 0 से l/2 तक करके डबल कर दो, क्योंकि जितना इसका आएगा उतना इसका आएगा। या फिर x की वैल्यू को वेरी कर दो -l/2 से +l/2। जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर दीजिए। ठीक है बेटा, m बाहर l बाहर, x² का इंटीग्रेशन आएगा x³/3। लिमिट कहां से कहां तक? -l/2 से +l/2। l³/8 माइनस l³/8, वही आपका आंसर वापस से आ गया ml²/12। स्टैंडर्ड रिजल्ट है मेरे प्यारे बच्चों, हो सके तो आप इसको याद रख सकते हो, फायदे में रहेंगे याद करने से। ठीक, चलिए समझ गए मेरे बच्चे। आगे चलते बेटा, एक और निकालते हैं। वही m मास की l लेंथ की रॉड है, एक्सिस जो है वो एंड से गुजर रही है, एक्सिस जो है वो रोड के एंड से गुजर रही है, लेकिन एक्सिस इस बार रोड के परपेंडिकुलर नहीं है बल्कि रोड के साथ एंगल बना रखे थीटा। और यहां के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, निकाल देंगे। सवाल समझ में आ गया? फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। दिस एक्सिस इज पासिंग थ्रू, this axis passing through end of rod and making angle theta with rod। सर कैसे करूं बेटा? वैसे करेंगे भाई, हम जानते हैं कि इस एक्सिस से सारे के सारे रोड के प्रत्येक पार्टिकल समान दूरी पे तो है नहीं, तो ऐसा डायरेक्ट तो कर नहीं सकता कि मास इंटू दूरी का स्क्वायर। कोई मास बिल्कुल एक्सिस के नजदीक है, कोई बहुत दूर है, तो क्या करें? वही बड़ा जुगाड़ अपने पास। तो यहां से एक्सिस से एक्स डिस्टेंस दूर गया और एक छोटा सा एलिमेंट लिया जिसकी विड्थ है dx। इस छोटे से एलिमेंट का मास लिखना हमारे बाएं हाथ का खेल है। एलिमेंट है छोटा सा तो मास है छोटा सा dm। इसको हम लिख सकते हैं मास प्रति यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय इसकी लेंथ। मास प्रति यूनिट लेंथ हम बताइए, m मास l लेंथ पे फैला हुआ है, सारा मास यूनिफॉर्म है, तो लैम्डा को हम लिख सकते हैं m/l। सर मुझे तो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया में इंटरेस्ट है, इस एक्सिस के अबाउट। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, छोटा सा आएगा, इसका मास मल्टीप्लाइड बाई इसकी एक्सिस से दूरी का स्क्वायर। सर इसकी एक्सिस से दूरी कितनी है? बड़ा गौर करना, इस छोटे से मास की दूरी एक्सिस से x नहीं है। किसी पॉइंट की दूरी लाइन से निकालते हैं तो यूं नहीं कि कोई सी भी लेंथ निकाल ली। कौन सी लेंथ निकालते हैं? परपेंडिकुलर वाली। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस छोटे से मास की एक्सिस से जो दूरी है वो ये परपेंडिकुलर वाली दूरी होती है बेटा। और ये दूरी कितनी होगी? अगर ये x है, ये वाला एंगल 90 है, तो अगर ये x है तो ये x cos थीटा, ये बेटा आपका x sin थीटा। ले बेटा
सर मुझे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए पूरा, बड़ा पूरा चाहिए, तो ऐसे छोटे 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 डीएम 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 लेता जा, उन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देना। एम अपॉन एल इंटू डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन। बड़ा एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करोगे, एक्स की वैल्यू 0 लूंगा तो ये वाला एलिमेंट आ जाएगा, एक्स की वैल्यू एल लूंगा तो ये वाला एलिमेंट आ जाएगा, तो एक्स को वेरी कर देना 0 से लेके एल तक। ठीक है बेटा, एम बाहर, साइन स्क्वायर थीटा बाहर, एल बाहर, इंटीग्रेशन आपके पास बचा एक्स स्क्वायर डी एक्स। बेटा कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके एल तक। बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, आसान सा ही सवाल था, मेरे बच्चों ने कर भी लिया होगा। यही वाला सवाल बेटा इरुडोव के अंदर भी है, एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, इरुडोव में भी एग्जैक्टली यही वाली लैंग्वेज है, मेरे बच्चे समझ तो गए होंगे। ये नॉट ए स्टैंडर्ड रिजल्ट, चाहो तो बेटा याद रखो, ना भी याद रखो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वैसे एक बात बोलूं, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री अगर रख दोगे तो वही एक्सेस हो जाएगी और आपका आंसर आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 3। आप बोलोगे हाँ सर याद कर रखा है। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री कर दोगे तो एक्सेस जो है वो गुजर जाएगी रॉड से। अगर एक्सिस रॉड से ही गुजर जाएगी तो सारा का सारा मास, तो जो रोड का मास हो तो एक्सिस पे आ गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होना चाहिए। रख के देख लो, थीटा इक्वल टू 0 रखने पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 आ रहा है। ठीक है, मैं एक छोटा सा रिजल्ट और शेयर कर रहा हूं बेटा। अगर आपके पास ये रॉड है, एम मास की एल लेंथ की यूनिफॉर्म रॉड है, और अगर मेरे प्यारे बच्चों एक्सिस यूं है, मिड पॉइंट से गुजरती हुई, बड़ा एक्सिस यूं है, एंगल थीटा है, तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, मैं बड़ा वापस से निकाल नहीं रहा, इस एक्सिस के अबाउट जो आंसर आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, वो आएगा एम एल स्क्वायर बाई 12 साइन स्क्वायर थीटा। सर मुझे करना है, बेटा कर लेना, यहां से एक्स डिस्टेंस जाना, डी एक्स एलिमेंट लेना, उसकी एक्सिस से दूरी एक्स नहीं होगी बेटा, एक्स साइन थीटा होगी, फिर एक्स को वेरी कर देना माइनस एल बाई 2 से प्लस एल बाई 2, इंटीग्रेट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। मैंने डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया है। बेटा चाहो तो ये वाले रिजल्ट याद रख सकते हो, ना भी याद रखो, मैंने पहले बोल दिया कि कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है, सवाल है। ये सवाल इरुडोव में था तो मुझे लगा मैं मेरे बच्चों को करा देता हूँ। ठीक है, नॉट स्टैंडर्ड रिजल्ट, मैं लिख भी दूँ। इससे पहले वाले बेटा सारे के सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, हमें याद रखने। दीज आर नॉट स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, बट फिर भी याद रखने में कोई बुराई तो नहीं ना, अगर याद हो जाए तो बड़ा अच्छी बात है। ये एक सवाल है, एक्सिस बेटा मैंने आपको दे रखी है, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो बेटा ये मेरे पास एक रॉड है, मास m है, लेंथ l है, एक्सिस जो है वो रॉड के परपेंडिकुलर है, लेकिन ना तो कॉर्नर से गुजर रही है ना बीचों बीच से गुजर रही है, बल्कि कॉर्नर से l/3 डिस्टेंस से गुजर रही है, और मुझे इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब इसके दो तरीके हैं, हो सकता है कि आपने भी दोनों सोच लिए हो। एक तो ये तरीका है, देखो भाई, कि ये एक रॉड है जिसका मास है m/3, लेंथ है l/3, और ये जो एक्सिस है ये रॉड के मतलब इस रॉड के एंड से गुजर रही है। इसका मास m/3 कैसा है समझ गए ना, पूरी लेंथ l है, उसका मास m है, तो l/3 का मास m/3, रॉड तो यूनिफॉर्म ही है। ये जो एक्सिस है इस छोटी सी रॉड के कॉर्नर से गुजर रही है, तो इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट आएगा m l स्क्वायर बाई 3, क्योंकि ये जो एक्सिस है ये तो रॉड के कॉर्नर से गुजर रही है। इसका मास है m/3, ये बड़ा डिस्टेंस कितनी है l/3, खत्म नहीं हुआ है, प्लस ही करूंगा, पहले इसका निकालूंगा फिर इसका निकालूंगा। ये जो रॉड है मेरे प्यारे बच्चों, इसकी लेंथ है 2l/3, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो, और इसका मास बड़ा ऑफ कोर्स 2m/3, तो इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा m l स्क्वायर बाई 3। सर m l स्क्वायर बाई 3 क्यों? क्योंकि ये वाले जो एक्सिस है ना, ये इस रॉड के तो मतलब इस इतने से हिस्से के तो कॉर्नर से गुजर रही है, तो लगा दो m l स्क्वायर बाई 3। m नहीं बेटा 2m/3, l नहीं बेटा 2l/3। सॉल्व करते बेटा आपका आंसर आ जाएगा।
आई रियली होप कि सारे के सारे बच्चे समझ गए होंगे। एक तरीका और है, क्या कि इस कॉर्नर से मैं x डिस्टेंस दूर गया और एक छोटा सा चिन्ना सा कट लगाया dx विड्थ का। इस कट के पास छोटा सा मास होगा। कितना मास होगा? मास प्रति यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय इसकी लेंथ है dx। बेटा ये मास प्रति यूनिट लेंथ कितनी है? आप बोलोगे सर l लेंथ पर m मास है तो मास प्रति यूनिट लेंथ होगी m/l इंटू dx। इतने से हिस्से का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा? तो आप बोलोगे सर इतने से हिस्से का मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सिस से दूरी का स्क्वायर। तो आप ऐसा कह सकते हो कि इस हिस्से का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इसका मास हमने अभी भी निकाल लिया, मल्टीप्लाइड बाय एक्सिस से दूरी का स्क्वायर। लेकिन सर मुझे तो पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो x की वैल्यू को वेरी कर दो -l/3 से +2l/3। -l/3 में इधर वाला आ गया, +2l/3 में यहां से आ गया, तो x की वैल्यू वेरी कर जाएगी -l/3 से +2l/3। तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा m बाहर l बाहर इंटीग्रेशन ऑफ x² dx। x की वैल्यू वेरी कर देना बेटा, लेफ्ट वालों के लिए -l/3, राइट मोस्ट जो होगा वो 2l/3। छोटा सा काम छोटा बेटा, निकाल लेना, ये भी निकाल लेना, ऑफ कोर्स है ना, दोनों सेम आने चाहिए। ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका। एक और सवाल करते हैं। इस बार बेटा नॉन यूनिफॉर्म रॉड है, लेंथ उसकी l है और ये कॉर्नर है, कॉर्नर से गुजरती हुई ये एक्सिस है जो रॉड के परपेंडिकुलर है। और ये जो रॉड है ये नॉन यूनिफॉर्म है, साफ साफ बोल रखा है, ये बोल रखा है बल्कि कि यहां से x डिस्टेंस की दूरी पर जो मास प्रति यूनिट लेंथ होगा, बेटा उसकी वैल्यू होगी λ0x/L। इस बात का अर्थ तो समझ गए? जैसे यहां पर x की वैल्यू 0 है तो यहां पर लैम्डा की वैल्यू होगी 0। इस वाले पॉइंट पर x की वैल्यू है l, भाई टोटल लेंथ l है तो ये l जाएगा, तो यहां पर लैम्डा की वैल्यू जाएगी λ0। तो लैम्डा हर जगह सेम नहीं है, बल्कि लैम्डा लगातार जैसे जैसे आगे जा रहा हूं वैसे वैसे लगातार इंक्रीज हो रहा है। और लैम्डा लगातार अगर इंक्रीज हो रहा है, लैम्डा कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब हमने जो फॉर्मूला याद किए थे बेटा वैलिड नहीं है। हमने जो फॉर्मूला याद किया था ml² वाला, वो फॉर्मूला तो तब था ना जब हमारी रॉड यूनिफॉर्म है। अब इसका जो आंसर आएगा वो हम याद नहीं कर लेंगे, ये तो सवाल है। हाँ, ml²3 ml²12 वो याद करने वाले थे, वो हमने याद कर ली। तो सर इसको कैसे करें? बेटा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये रही बेटा आपकी एक्सिस, ये रही बेटा आपकी रॉड। आप तो एक काम कीजिए, एक्सिस से x डिस्टेंस दूर जाइए और छोटा सा एलिमेंट कट कर दीजिए dx विड्थ का। इसके पास छोटा सा मास आएगा। कितना मास आएगा? इस पॉइंट पर लैम्डा है λ0/L इंटू x मल्टीप्लाइड बाई इतनी सी लेंथ कितनी है? dx। सर मुझे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ना बेटा, इसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो ये छोटा सा dm मास मल्टीप्लाइड बाई जिस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उस एक्सिस की दूरी, वो कितनी है? x। यह आ गया λ0/L इंटू x dx इंटू x²। बेटा कितना आ गया? λ0/L इंटू x³ इंटू dx। अरे बेटा मुझे सिर्फ और सिर्फ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकालना, पूरी रॉड का निकालना है। तो जोड़ लो भाई, x वैल्यू को 0 से बढ़ाते L तक ले जाओ और जोड़ लो। जोड़ना ऑब्वियसली मीन्स इंटीग्रेशन। x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करनी है? 0 से लेकर L तक। मेरे पास वैल्यू आ गई है λ0/L, x³ का इंटीग्रेशन आएगा x⁴/4 लिमिट लगाऊंगा तो L⁴/4 माइनस 0⁴/4 बड़ा हो तो 0 आ जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा λ0L³/3। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ml²/3 वाला फॉर्मूला क्यों वैलिड नहीं था बेटा? वो तो तब होता है ना जब बेटा आपका सारा का सारा मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो। यहां पर सारा का सारा मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलें।
नेक्स्ट इज, हेडिंग लिखिए बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट। ये बेटा मेरे पास एक यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसका मास m है। ये सारा का सारा मास पूरे के पूरे एरिया पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये जो प्लेट है इसकी लेंथ l है, विड्थ b है। लेंथ l है, विड्थ b है। यहां पर हम लैम्डा डिफाइन ना करके सिग्मा डिफाइन कर देते हैं। सिग्मा माने मास प्रति यूनिट एरिया। एरिया विल बी ऑफ कोर्स l इंटू बी। और अगर ये यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट है तो ऑफ कोर्स हर जगह आपके सिग्मा की जो वैल्यू होगी वो हर जगह सेम होगी। सिग्मा मेरे प्यारे बच्चों हर जगह बराबर होगा। चलो बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। सबसे पहले मैं इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूं। ये एक्सिस, एक मिनट बेटा, ये एक्सिस जो इसके एज से पास हो रही है बेटा, दिस एक्सिस इज पासिंग थ्रू एज। इसके अबाउट बेटा कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है उसे अपने याद भी रखेंगे। निकालें, बहुत इजी है, बहुत इजी। अच्छा, ये किसी को अगर एक्सेस ना समझ में आई हो तो मैं समझा देता हूँ। बड़ा देखना, ये मेरे पास रेक्टेंगुलर प्लेट, इसका मास m है, लेंथ l है, विड्थ b है, और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूँ। ये जो एक्सिस है ना, इस एक्सिस के अबाउट मैं रेक्टेंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूँ। ठीक है, निकालते हैं। बड़ा बहुत आसान है। आप एक काम कीजिए, ऐसे एक छोटा सा कट लगा दीजिए। ये जो आपने छोटा सा कट लगाया है, ये एक तरह से आपके पास बन गई है रॉड। ये पूरी प्लेट का मास अगर m था तो इस रॉड का कोई छोटा सा मास आ गया होगा dm। और ये जो रॉड है, ये एक्सिस जो है, ये एक्सिस जो है इस रॉड के कॉर्नर से गुजर रही है और साथ ही साथ रॉड के परपेंडिकुलर है। तो इस एक्सिस के अबाउट रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा बड़ा, वो आएगा छोटा सा आएगा। छोटी सी रॉड है भाई, प्लेट के मुकाबले तो प्लेट की थिकनेस के सामने इसकी थिकनेस तो बहुत छोटी है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटा सा आएगा। वो कितना आएगा? इस रॉड का मास मल्टीप्लाइड बाय रॉड की लेंथ का स्क्वायर बाई 3। लेकिन सिर्फ ये इकलौती रॉड थोड़ी है मेरे बच्चे, बोलने से कोई दिक्कत नहीं है। एक अगली रॉड यहां ले लेंगे, फिर उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लूंगा, फिर एक रॉड और ले लूंगा, फिर उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लूंगा और सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ दूंगा। और ऐसे बहुत सारे छोटे थिकनेस की बहुत सारे रोड्स लूंगा। सबसे आखिरी वाली जो रोड होगी उसमें यहां ले लूंगा और सबकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जोड़ दूंगा। तो सबकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जोड़ लेंगे। आई विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी आई। जितनी भी रॉड्स हैं उन सबका बड़ा लेंथ तो सेम ही है, तो एल को तो बाहर निकाल लो, 3 को बाहर निकाल लो, कांस्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ डीएम बच गया। और तुम खुद ही सोचो, इसका मास डीएम, इसका मास डीएम, इसका मास डीएम, इसका मास डीएम, डीएम 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 डीएम। अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड्स का, सॉरी बेटा, इस इनफाइनाइट नंबर ऑफ रॉड्स का अगर तुम मास जोड़ोगे तो क्या आएगा? इस पूरे स्क्वायर प्लेट का मास जाएगा। जोड़ना मतलब इंटीग्रेशन। बेटा मेरे पास आंसर आ गया एल स्क्वायर बाई 3 लो बच्चों, कितना प्यारा सा रिजल्ट आ गया है। कोई अगर मुझसे पूछे कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, हम लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी सिंपली ml स्क्वायर बाई 3। बिल्कुल सेम स्टाइल से, बिल्कुल सेम स्टाइल से एक और निकालता हूं। ये बड़ा एक एक्सिस है जो रॉड के सेंटर से गुजर रही है और रॉड के प्लेन में, सेम प्लेन, सो रॉड नहीं बेटा, सेम प्लेन एज दैट ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट। ये बड़ा एक एक्सिस और है। ये एक्सिस नहीं समझ में आई? समझाता हूं। जो सबसे पहले मैंने एक्सिस ली थी
वो मैंने ली थी यहाँ से। अब देखना ये रेक्टेंगुलर प्लेट, ठीक है, इस रेक्टेंगुलर प्लेट का सेंटर यहाँ कहीं पे, दूसरी एक्सिस जो मैंने ग्रीन वाली बनाई है वो एक्सिस ये, समझ गए? रेक्टेंगुलर प्लेट के सेंटर से तो गुजर रही है और उसी प्लेन में है जिस प्लेन में आपकी ये रेक्टेंगुलर प्लेट है। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे। मुझे तो बहुत आसान लग रहा है सर। कैसे आसान कैसे लग रहा है? बड़ा आसान ऐसे लग रहा है कि देख, अगेन मुझे निकालनी है स्क्वायर प्लेट की। ऐसे रॉड ले, इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट आता है dm इंटू एल स्क्वायर बाय 12। अगली रोड का भी dm इंटू एल स्क्वायर बाय 12, अगली रोड का भी dm इंटू एल स्क्वायर बाय 12, अगली रोड का भी dm एल स्क्वायर बाय 12। सबको अगर जोड़ूंगा तो इस एक्सिस के अबाउट आप सीधा आंसर लिख सकते हो ml स्क्वायर बाई 12। इस एक्सिस के अबाउट आ जाएगा ml स्क्वायर बाई 12। समझ गए प्यारे बच्चों? इसी तरह से सेम तरीके से अगर कोई मुझसे ये पूछ ले कि सर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो, तो मैं क्या करूंगा? अब मैं एक रोड बनाऊंगा ऐसे और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट आएगा dm b स्क्वायर बाई 3। सर b क्यों? क्योंकि बेटा इस रोड की लेंथ क्या है? b है, तो dm इंटू बी स्क्वायर बाई 3। अगली वाले का dm इंटू बी स्क्वायर बाई 3, अगली वाले का dm b स्क्वायर बाई 3, अगले का dm बाई, सब कर दूंगा और जोड़ दूंगा और इस एक्सिस के अबाउट मेरे पास आंसर आ जाएगा m b स्क्वायर बाई 3। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और ले लेता हूं बेटा। इस एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मुझसे पूछेगा तो बेटा अगेन ये जो रोड दूंगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट dm b स्क्वायर बाई 12, अगली वाली पर dm b स्क्वायर बाई 12, अगली का जोड़ूंगा तो बेटा वही आ जाएगा m b स्क्वायर बाई 12। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा m b स्क्वायर बाई 12। आई होप यू विल रिमेंबर दैट। बताऊं आप इसे? अगर मेरे पास ये लेंथ L है, ये विड्थ B है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाई 12, इसके अबाउट सर बेटा ml स्क्वायर बाई 3, यहाँ के अबाउट ml स्क्वायर बाई 12, यहाँ के अबाउट mb स्क्वायर बाई 3, यहाँ के अबाउट mb स्क्वायर बाई 12। सिंपल, याद रखोगे? मेरे ख्याल से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी इस बात को सोचने समझने में। ये हमारे आंसर, प्यारे आंसर्स हैं, बड़ा हो सके तो इनको याद रखें। अच्छे रिजल्ट हैं, बड़ा याद रखना। हालांकि मैं बाद में एक बार और रिवीजन करा दूंगा, बाद में फिर से कभी न कभी काम आएंगे। नेक्स्ट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर प्लेट। बड़ा मेरे पास कोई स्क्वायर प्लेट है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मेरे बच्चों से कोई दिक्कत नहीं है। रेक्टेंगुलर प्लेट के आगे तो स्क्वायर प्लेट की भेजेंगे। रेक्टेंगुलर प्लेट में सारी लेंथ L थी, सर रेक्टेंगुलर प्लेट में लेंथ और विड्थ L और B थी, यहाँ पर दोनों लेंथ L होंगी। तो मेरे पास ये एक बड़ा स्क्वायर प्लेट है, m मास है, सारा का सारा मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और बेटा दोनों लेंथ आपकी L है। मेरे बच्चे खड़ाक से बोलेंगे कि सर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ml स्क्वायर बाई 3, इसके अबाउट भी आएगा ml स्क्वायर बाई 3। इस बार दोनों बराबर क्यों आ गए? ये वाली लेंथ भी L है, ये वाली लेंथ भी L है। कोई अगर पूछ लेगा कि इस एक्सिस के अबाउट कितना आएगा, इस एक्सिस के अबाउट भी आएगा ml स्क्वायर बाई 3। कोई अगर इस एक्सिस के अबाउट पूछ लेगा तो इसके अबाउट भी आएगा ml स्क्वायर बाई 3। Isn't it? चलिए बड़ा मान लेते हैं यहाँ कहीं लेट से सेंटर है। कोई अगर मुझसे इस एक्सिस के अबाउट पूछ ले, एक मिनट, कोई अगर मुझसे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ ले तो बड़ा इस बार L और B का तो चक्कर ही नहीं है, सीधा बोल देना कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ml स्क्वायर बाई 12। इस एक्सिस के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछेगा, सीधा बोल देंगे ml स्क्वायर बाई 12। ये सारे के सारे सेम प्लेन में है जिस प्लेन में आपकी ये स्क्वायर प्लेट। आई रियली होप बड़ा सारा के सारे समझ में आ भी गए होंगे और आपने याद भी कर ही लिया।
ठीक है, चलिए।